हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने माइटोसिस पढ़ा। माइटोसिस में हमने देखा था किस तरह से न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ। सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है और फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है। ठीक है, साइटोकाइनेसिस में हम देखते हैं कि सेल डिवाइड होती है, साइटोप्लाज्म वाला पार्ट उसका डिवाइड होता है। इसमें हमने 2 मेथड्स पढ़े थे। एक पढ़ा था हमने जो फ्रेगमोप्लास्ट का फॉर्मेशन होता है, यानी सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, जो कि प्लांट्स में अपन ने देखा था। ठीक है, और हमने दूसरा एनिमल सेल में पढ़ा था, जिसे हमने सेल क्लीवेज और सेल फरो मेथड कहा था। तो इस तरह से सेल डिवाइड हुई और फाइनली हमने देखा कि माइटोसिस के आखिरी में, यानी जब साइटोकाइनेसिस हो जाता है, तब उस सिचुएशन में 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब हम कुछ ऐसे सब्सटेंसेस की बात करते हैं जो माइटोसिस की स्टेज को प्रिवेंट करते हैं या किसी पर्टिकुलर स्टेज को ब्लॉक करते हैं। इन सब्सटेंसेस को हम कहते हैं माइटोटिक पॉइजन। नेक्स्ट टॉपिक है माइटोटिक पॉइजन। माइटोटिक पॉइजन का मतलब होता है कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो माइटोसिस की सेल जो स्टेजेस होती हैं उसको ब्लॉक करे और या तो सेल को माइटोसिस में एंटर करने से रोकता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं पहले। These are chemicals or substances that inhibit the stages of mitosis or prevent the cell activity to enter into mitosis। ठीक है, मतलब ये सेल की एक्टिविटीज को प्रिवेंट करता है ताकि सेल माइटोटिक स्टेजेस को ना शो कर पाए, वहां तक ना पहुंच पाए। ठीक है, तो दीज आर केमिकल्स और सब्सटेंसेस दैट इनहिबिट द स्टेजेस ऑफ माइटोसिस और प्रिवेंट द सेल एक्टिविटी टू एंटर इनटू माइटोसिस। सेल को रोकने का काम ये सब्सटेंसेस करते हैं। अब ऐसे कुछ सब्सटेंसेस अपन देखते हैं जो माइटोसिस को रोकते हैं, यानी माइटोसिस को स्टेजेस को ब्लॉक करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक होता है राइबोन्यूक्लियेज। राइबोन्यूक्लियस जो होता है ये इंटरफेस को ब्लॉक करता है और या तो प्रोफेज की इनिशियल स्टेजेस को ब्लॉक करता है। इंटरफेस एंड इनिशियल स्टेजेस ऑफ प्रोफेज। ये एक्चुअली इंटरफेस को तो ब्लॉक करता है और धीरे धीरे इसकी जो ब्लॉकिंग एक्टिविटी होती है ये प्रोफेज तक चली जाती है। तो पहला हो गया राइबोन्यूक्लियस। ठीक है, ऐसे और भी सब्सटेंस होते हैं जैसे एजाइड, साइनाइड। ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो प्रोफेज को ब्लॉक करते हैं। माइटोसिस में प्रोफेज को ब्लॉक करते हैं एजाइड और साइनाइड। ठीक है, इसके अलावा और सब्सटेंसेस जैसे मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस क्रोमोसोम्स का एग्लूटिनेशन करती है, मतलब क्रोमोसोम्स को आपस में स्टिक करा देती है, चिपका देती है, जिससे क्रोमोसोम्स की एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती है। इट कॉजेस एग्लूटिनेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, एग्लूटिनेशन ऑफ क्रोमोसोम्स मस्टर्ड गैस के द्वारा होता है।
अच्छा, एक्स रेज जो होती हैं, एक्स रेज भी इनफेक्ट इनिबिट करती हैं। एक्स रेज क्रोमोसोम्स को ब्रेक कर देती हैं। ये क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है, और क्रोमोसोम अगर डिस्टर्ब हुए तो फिर सेल माइटोसिस वाला जो पार्ट होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल है, जिसको हम कहते हैं कोल्चिसिन। कोल्चिसिन एक एल्कलॉइड कैटेगरी का मेंबर है। एल्कलॉइड मतलब ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, प्लांट में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस की कैटेगरी होती है जिसमें नाइट्रोजन वाले सब्सटेंसेस ज्यादा होते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, एल्कलॉइड होता है, और ये कोल्चिकम ऑटम नेल से मिलता है। एल्कलॉइड है, ये नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस है। obtained from कोल्चिकम ऑटम नेल। ठीक, अब इसका फंक्शन क्या होता है? ये माइटोटिक स्पिंडल को ब्लॉक करता है, मतलब जो स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है, जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसके कारण क्रोमोसोम्स जो होते हैं सेपरेट हो जाते हैं, ये उस एक्टिविटी को ब्लॉक कर देता है। इट ब्लॉक्स mitotic spindle formation which causes cell to remain in metaphase stage। ठीक है, अब स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन अगर रुक जाएगा या स्पिंडल फाइबर्स की अगर एक्टिविटी इनहिबिट होगी, तो अगली स्टेज में, मतलब मेटाफेज के अगली स्टेजेस में, क्योंकि स्पिंडल में कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसके कारण क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है, वो प्रॉपर्टी नहीं देखी जाएगी। यानी ये सेल को मेटाफेज स्टेज तक लाकर रोक देता है। सेल मेटाफेज स्टेज में ही रह जाती है, वो एनाफेज की तरफ नहीं जा पाती है। ठीक है, तो इट ब्लॉक माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन विच कॉजेज सेल टू रिमेन इन मेटाफेज स्टेज। अच्छा, अगर एनाफेज में क्रोमोसोम का सेपरेशन नहीं होगा, और क्रोमोसोम के सेपरेशन नहीं होगा, तो अंदर ही अंदर रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी, यानी क्रोमोसोम में डुप्लीकेशन तो होता जाएगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बढ़ते जाएंगे, पर क्योंकि वहां पे उनका सेपरेशन नहीं हो पा रहा है, तो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन भी नहीं हो पाएगा। न्यूक्लियस का फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्रोमोसोम बीचों बीच ही रह जाएंगे। ठीक है, उस सिचुएशन को अपन बोलते हैं एंडोपॉलीप्लॉइडी या सिंपल पॉलीप्लॉइडी। ठीक, तो वो अभी अपन लिखते हैं, पहले इसको जल्दी से समझ लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। माइटोटिक पॉइजन ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो सेल को माइटोसिस में एंटर करने से रोकते हैं, या अगर सेल माइटोसिस में एंटर कर चुकी है तो वो किसी स्टेज को ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ सब्सटेंस हैं जैसे राइबोन्यूक्लियस। राइबोन्यूक्लियस जो होता है ये इंटरफेस को और प्रोफेस यानी इनिशियल स्टेजेस जो होती हैं प्रोफेस को, उसको ब्लॉक करता है। ठीक है, आपको इसमें हो सकता है क्वेश्चन वेरी करता हुआ मिले, क्योंकि राइबोन्यूक्लियस पे कुछ कई बार जो आंसर दिया हुआ है वो इंटरफेस के टर्म्स में दिया है, तो कुछ जगह प्रोफेस के टर्म्स में दिया हुआ है। ठीक है, हालांकि ऐसे जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसे नहीं पूछे जाते जनरली, जिसमें दो दो आंसर बने, ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, नहीं आते हैं ऐसे क्वेश्चन। एजाइड और साइनाइड, एजाइड और साइनाइड जो होते हैं ये प्रोफेस को ब्लॉक करते हैं। इसके बाद मस्टर्ड गैस जो होती है ये क्रोमोसोम का एग्लूटिनेशन करती है, क्रोमोसोम को स्टिक करा देती है, चिपका देती है आपस में। एक्स रेज जो होते हैं ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, कोल्चिसिन, कोल्चिसिन एक अल्कलॉइड होता है, ये नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस है, ये कोल्चिकम ऑटम नेल से बनता है। ये प्लांट का नाम है, प्लांट का नाम जो है बॉटनिकल नेम है ये कोल्चिकम ऑटम नेल, इससे कोल्चिसिन ऑब्टेन होता है। ये माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन को ब्लॉक करता है।
ये माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन को ब्लॉक करता है, जिसके कारण सेल जो होती है वो अपनी मेटाफेज स्टेज में आके रुक जाती है, वो एनाफेज में नहीं जा पाती। इसको हम मेटाफेजिक ब्लॉक भी कहते हैं। ठीक है, कोल्चिसिन के कारण मेटाफेजिक ब्लॉक देखा जाता है। अच्छा, कोल्चिसिन के कारण मेटाफेज स्टेज जो ब्लॉक हो जाती है उसमें क्रोमोसोम का तो डुप्लीकेशन होता रहता है। मैं उसी के आगे लिख रहा हूं, ठीक है, आप उसी के आगे कंटिन्यू करिएगा। कोल्चिसिन में अगला पॉइंट बना के लिखिएगा, बट replication of DNA and chromosomes continues ठीक है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए और क्रोमोसोम तो लगातार होता रहता है, पर सेल का डिवीजन नहीं होता, तो अमाउंट क्रोमोसोम का और डीएनए का बढ़ता जाता है। बट सेल डज नॉट डिवाइड। ठीक है, अब क्योंकि लगातार डीएनए और क्रोमोसोम का कंटेंट बढ़ता जा रहा है, सेल डिवाइड नहीं हो रही है, तो इस सिचुएशन में हम इसको कहते हैं एंडोपॉलीप्लॉइडी। इट रिजल्ट्स इन पॉलीप्लॉइडी। कंडीशन, ठीक है, इट रिजल्ट्स इन पॉलीप्लॉइडी कंडीशन, यानी एक्चुअली ये एंडोपॉलीप्लॉइडी कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये सेल के अंदर हो रहा है। पॉलीप्लॉइडी मतलब जब प्लॉइडी बढ़ जाती है, ठीक है, जो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड कंटेंट होता है ये और ज्यादा हो जाता है, पॉलीप्लॉइड हो जाते हैं, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वहां पे बढ़ जाते हैं, तो इस सिचुएशन को हम पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। तो ये हो गया कोल्चिसिन के बारे में। कोल्चिसिन जो है ये मेटाफेजिक ब्लॉक की तरह यूज किया जाता है, मेटाफेजिक स्टेज को रोकने के लिए, वहीं तक होल्ड कराने के लिए कोल्चिसिन को यूज करते हैं। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि माइटोसिस तो पूरा हो गया, माइटोसिस पूरा हो गया पर साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाया। माइटोसिस पूरा हो गया पर साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाया, मतलब सेल के अंदर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया पर सेल डिवाइड ही नहीं हो पाई। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस, और फिर अगर फिर से उसमें डिवीजन होगा तो दो न्यूक्लियस से फिर वो और ज्यादा हो जाएंगे, 3 4 5 6, कई सारे न्यूक्लियस बनते जाते हैं, पर सेल डिवाइड नहीं होती। तो उस कंडीशन में उसको हम कहते हैं सिंसाइटियम और सिनोसाइटिक कंडीशन। तो इसमें हम लिख लेते हैं व्हेन न्यूक्लियर डिवीजन और न्यूक्लियस डिवीजन occurs but there is no cytokinesis जब न्यूक्लियस का डिवीजन होगा पर वहां पे साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, उस कंडीशन में इट रिजल्ट्स इन सिंसाइटियम और सिनोसाइटिक कंडीशन। ठीक है, इसका मतलब हुआ इट मीन्स many nuclei are present in single cell। कई सारे न्यूक्लियस एक सिंगल सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे। इसका एग्जाम्पल होता है एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट।
इसका एग्जाम्पल है एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। ठीक है, जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है पर साइटोकाइनेसिस नहीं होता तो उस कंडीशन को हम सिंसाइटियम और सिनोसाइटिक कंडीशन कहते हैं, मतलब ऐसी कंडीशन देखने मिलती है। इसका मतलब होता है एक सिंगल सेल के अंदर कई सारे न्यूक्लियस होते हैं। एग्जाम्पल है इसका एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। कोकोनट का एंडोस्पर्म मतलब होता है ये कोकोनट का एडिबल पार्ट होता है, अंदर जो लिक्विड वाला पार्ट होता है कोकोनट का, चाहे वो व्हाइट वाला हो चाहे लिक्विड वाला हो, जो एडिबल पार्ट होता है कोकोनट में उसको हम एंडोस्पर्म कहते हैं। और उस एंडोस्पर्म में एक सेल के अंदर कई सारे न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशन एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट में देखी जाती है। तो ये हमारा माइटोसिस वाला पार्ट खत्म होता है। माइटोसिस में हमने देखा था पहले कि किस तरह से सेल डिवाइड हो रही थी। उसमें हमने प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज पढ़ा। प्रोफेज में हमने देखा था मटेरियल का कंडेंसेशन होता है, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है, पर एंड्स उसके विजिबल नहीं होते हैं, क्लियरली विजिबल नहीं होते हैं। सेंट्रियोल का मूवमेंट ऑपोजिट एंड्स की तरफ होता है, एस्टर रेस का फॉर्मेशन होता है, स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है, और लास्ट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और ऑर्गेनल्स गायब हो जाती है। फिर मेटाफेज में हमने देखा था कि सेल बीचों बीच आके क्रोमोसोम्स बीचों बीच आके अरेंज हो जाते हैं। मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं, ऐसे इक्वेटर पे अरेंज हो जाते हैं। कांग्रेशन और मेटाकाइनेसिस प्रोसेस का नाम है। ठीक है, तो ये मेटाफेजिक स्टेज में देखा कुछ फाइबर्स का फॉर्मेशन हुआ था, जैसे क्रोमोसोमल फाइबर, कंटीन्यूअस फाइबर, डिसकंटीन्यूअस फाइबर्स। मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम हम इसमें स्टडी कर सकते हैं। शेप वाला पार्ट बस हम एनाफेज में स्टडी करते हैं। काइनेटोकोर वाले पार्ट से स्पिंडल फाइबर्स जुड़े होते हैं, और स्पिंडल फाइबर में कौन सा प्रोटीन होता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है। कितना परसेंटेज? 93 से 95%। ठीक है, ये अपन ने मेटाफेज में देखा था। एनाफेज में हमने देखा था कि एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स वहां पे एक्टिवेट होता है, जिसके कारण स्पिंडल फाइबर्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, पुशिंग और पुलिंग होती है। पुशिंग और पुलिंग के दौरान 30 एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, 30 एटीपी लगते हैं, 30 एटीपी। एटीपी पुशिंग और पुलिंग के दौरान लगते हैं, और फाइनली सेंट्रोमियर ब्रेक हो जाता है। सेंटर में ब्रेक होता है तो आधा पार्ट ऊपर आधा पार्ट नीचे चला जाता है। फिर टीलोफेज में मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप हो जाती है, न्यूक्लियस बन जाता है, और फाइनली फिर साइटोकाइनेसिस हो जाता है। अगर साइटोकाइनेसिस नहीं होता है तो सिंसाइटियम कंडीशन और सिनोसाइटिक कंडीशन होती है, जिसमें एक सेल के अंदर कई सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। और ये कोकोनट का जो एंडोस्पर्म होता है उसमें ये चीज देखी जाती है। कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं वो माइटोसिस को ब्लॉक करते हैं, उनको अपन कहते हैं माइटोटिक पॉइजन। जैसे अपन ने अभी कुछ नाम पढ़े माइटोटिक पॉइजन के। ठीक है, तो फाइनली माइटोसिस के आखिरी में कितनी सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है? 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, तो ये हो गया माइटोसिस। अब हम स्टार्ट करते हैं मियोसिस। पर मियोसिस को स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से वही चीज रिपीट कर रहा हूं कि माइटोसिस अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है, आपको अच्छे से याद हो गया है, तो मियोसिस आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। मियोसिस को एक्चुअली 2 पार्ट्स में हम स्टडी करते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। जो 1 वाला पार्ट है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, बाकी मियोसिस 2 तो पूरा का पूरा माइटोसिस ही होता है। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं मियोसिस। मियोसिस मतलब होता है एक सेल डिवाइड होती है और फाइनली 4 डॉटर सेल में कन्वर्ट होती है। सिंगल सेल गिव राइज टू 4 डॉटर सेल्स। ठीक है, इसमें एक सेल सिंगल सेल गिव राइज टू 4 डॉटर सेल्स। अच्छा, माइटोसिस में जो सेल्स का फॉर्मेशन होता है वो पेरेंट्स की जैसी ही होती है, पर मियोसिस में एक्चुअली एक प्रोसेस होता है क्रॉसिंग ओवर, जिसमें एक जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। उस क्रॉसिंग ओवर के कारण बहुत सारे वेरिएशंस देखने मिलते हैं, यानी जो डॉटर सेल्स बनेंगी दे आर नॉट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। डॉटर सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। ठीक है, मियोसिस जो टर्म है ये फार्मर और मूरे ने दिया था। टर्म मियोसिस was given by
फार्मर एंड मुरे। ठीक है, फार्मर और मुरे ने टर्म मियोसिस दिया था। मियोसिस को एक्चुअली दो पार्ट्स में हम स्टडी करते हैं। मियोसिस को हम दो पार्ट में स्टडी करते हैं, यानी इसके हम दो, यानी मियोसिस 1 और मियोसिस 2 इसको करके स्टडी करते हैं। मियोसिस 1 जो होता है इसको हम कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन, और जो मियोसिस 2 होता है इसको हम कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है मियोसिस का। मियोसिस में सिंगल सेल 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करती है। ये जो डॉटर सेल्स होती हैं दे आर नॉट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, अलग अलग होती हैं, और इसमें एक प्रोसेस होता है क्रॉसिंग ओवर, इस प्रोसेस के कारण होता है, ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। ये हम देखेंगे अभी क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। टर्म मियोसिस दिया था फार्मर और मोरे ने, और मियोसिस को हम दो पार्ट्स में स्टडी करते हैं, रिडक्शनल डिवीजन और इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, थोड़ा सा और अपन इंट्रोडक्शन वाला पार्ट इसमें अभी देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं मियोसिस का डिवीजन किस तरह से किया जाता है। मियोसिस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, अभी अपन ने देखा। इसमें पहला होता है मियोसिस 1, मतलब अब आप देखिएगा कि अपन क्या करने वाले हैं, किस स्टेप में, किस सीक्वेंस में हम आगे बढ़ेंगे। मियोसिस 1 जिसको हमने कहा था रिडक्शनल डिवीजन, मियोसिस 1 को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है। इसमें पहली होती है प्रोफेज, और क्योंकि मियोसिस 1 है इसीलिए हम इसके आगे लगाते हैं 1। ठीक है, ये मत भूलिएगा, मियोसिस 1 जब पढ़ेंगे तो सारी स्टेजेस के आगे 1 लगेगा, मियोसिस 2 जब पढ़ेंगे तब सारी स्टेजेस के आगे 2 लगेगा। अब ये जो प्रोफेज स्टेज होती है, इस प्रोफेज स्टेज को फिर से डिवाइड किया जाता है। इसके अंदर हम पढ़ते हैं, सबसे पहले आता है पहली स्टेज लेप्टोटीन, इसी को हम कहते हैं लेप्टोनेमा, लेप्टोनीमा और लेप्टोटीन। ठीक है, दूसरी स्टेज है इसके अंदर जाइगोटीन और जाइगोनीमा। ठीक है, तीसरी स्टेज आती है, तीसरी स्टेज आती है पैकाइटिन, चौथी स्टेज है इसमें डिप्लोटीन, और फिर आखिरी वाली स्टेज होती है डायकाइनेसिस। ठीक है, डिप्लोटीन फिर डायकाइनेसिस, ये हो गया पहला पार्ट। अब इसमें दूसरा आता है मेटाफेस 1, फिर इसके बाद आता है एनाफेज 1, और लास्ट में आता है टीलोफेज 1। बाकी नाम ऐसे ही हैं जैसे अपन पढ़ते हैं। ठीक है, प्रोफेज को बस कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मतलब ये जो मियोसिस की पहली स्टेज है प्रोफेज, वही बस कॉम्प्लेक्स है, बाकी सारे नाम आपको पढ़े हुए हैं और बाकी इनके बारे में डिटेल भी अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कुछ कुछ थोड़े बहुत चेंजेस अगर होंगे तो वो मैं यहाँ पे क्लियरली बता दूंगा। ठीक है, बस एनाफेज में जैसे कुछ चेंजेस हमें देखने मिलते हैं, और यही चीज जब मियोसिस 2 में चली जाती है तो भी उसमें थ्योरेटिकल पार्ट जो होता है वो लगभग माइटोसिस जैसा ही होता है। तो मियोसिस 1 यहाँ पे खत्म होता है। अब नेक्स्ट आता है मियोसिस 2। ठीक, अगला स्टेज है मियोसिस 2। अच्छा, मियोसिस 1 जब खत्म होता है, मियोसिस 1 जब खत्म होता है तो ये पॉसिबिलिटी है कि सेल डिवाइड कर जाए। मियोसिस 1 के खत्म होने के बाद ये चांसेस होते हैं कि सेल डिवाइड हो जाए,
पर ये भी चांसेस होते हैं कि सेल डिवाइड ना हो, मतलब साइटोकाइनेसिस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अगर साइटोकाइनेसिस हो जाता है तो एक से दो सेल बन जाएंगी और ये दोनों सेल मियोसिस 2 में एंटर कर जाएंगी। फिर से मैं रिपीट करता हूं अपनी बात को, मियोसिस 1 के बाद साइटोकाइनेसिस हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर साइटोकाइनेसिस हो जाता है तो दो सेल बन गई और ये दोनों सेल मियोसिस 2 में एंटर करेंगी। अगर साइटोकाइनेसिस नहीं होता है तो मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाएगा, मतलब फाइनली मियोसिस 2 के बाद हमें 4 सेल तो मिलनी ही है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट, जब मियोसिस 1 खत्म होता है, मियोसिस 1 खत्म होने के बाद और मियोसिस 2 शुरू होने के पहले, मियोसिस 1 खत्म होने के बाद और मियोसिस 2 शुरू होने के पहले एक स्टेज आती है इंटरकाइनेसिस। मियोसिस 1 खत्म होने के बाद और शुरू होने के मियोसिस 2 शुरू होने के पहले एक स्टेज आती है इंटरकाइनेसिस बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। ये दोनों के बीच की स्टेज है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अब मियोसिस 2 में सेल एंटर करती है, मियोसिस 2 में एंटर करती है और मियोसिस 2 को हम इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। एक्चुअली मियोसिस 1 में क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, इसलिए इसको रिडक्शन डिवीजन कहा जाता है। और मियोसिस 2 में ऐसा कोई चेंज देखने नहीं मिलता, जितने क्रोमोसोम होते हैं उतने ही क्रोमोसोम आगे बढ़ते हैं, तो इसको हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। मियोसिस 2 जो है ये फिर से डिवाइड किया जाता है प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और लास्ट में टीलोफेज 2। ठीक है, अब ये स्टेजेस जो है ये नॉर्मली माइटोसिस के जैसी होती हैं। इसमें एनाफेज में भी लगभग माइटोसिस जैसा होता है, यहाँ पे एनाफेज थोड़ा सा अलग होता है माइटोसिस के कंपेयर में। ठीक है, तो हम इस तरह से इस चीज को मियोसिस को स्टडी करेंगे, पूरा पार्ट इसका कवर करेंगे। बस आप ये ध्यान रखिएगा कि मियोसिस 1 थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है और मियोसिस 2 लगभग माइटोसिस के जैसा होता है। दोनों के बीच की स्टेज, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच की स्टेज होती है इंटरकाइनेसिस। मियोसिस 1 पार करने के बाद साइटोकाइनेसिस हो सकता है, साइटोकाइनेसिस नहीं भी हो सकता है, पर मियोसिस 2 के आखिरी में हमें फाइनली 4 सेल तो मिलते ही हैं। चलिए नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं मियोसिस 1 का प्रोफेज वाला पार्ट। मियोसिस 1 में हम स्टार्ट करते हैं प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें लेप्टोटीन और लेप्टोनेमा के बारे में। लेप्टोटीन और लेप्टोनेमा, ठीक है। सबसे पहला तो इस स्टेज में क्रोमैटिन मटेरियल का कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल टेक्स प्लेस। ठीक है, जैसा अपन ने प्रोफेज माइटोसिस के प्रोफेज में पढ़ा था कि वहां कंडेंसेशन होता है क्रोमैटिन मटेरियल का, ऐसे ही यहां पे भी क्रोमैटिन मटेरियल का कंडेंसेशन होता है। अच्छा, कंडेंसेशन जब क्रोमैटिन मटेरियल का होगा तो किस चीज का फॉर्मेशन होगा? क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें थिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स are formed called
क्रोमोसोम्स। पर यहां पे भी वही कंडीशन है, क्रोमोसोम जो होंगे वो क्लियरली विजिबल नहीं होंगे। क्रोमोसोम्स आर नॉट क्लियरली विजिबल। इनके एंड्स जो होते हैं ये पूरी तरह से खुल नहीं पाते हैं, आपस में जुड़े हुए रहते हैं, तो क्रोमोसोम्स इस स्टेज में क्लियरली विजिबल नहीं होते। ठीक है। अच्छा, एक चीज और इसमें देखी जाती है, लेप्टोटीन में एक स्पेशल स्ट्रक्चर देखा जाता है। एक्चुअली सेल में क्या होता है, जैसे ये सेल है, इसमें ये न्यूक्लियस है और ऊपर की तरफ यहाँ पे दो सेंट्रियोल्स हैं, या यूं कह लें कि सेंट्रियोल प्लस सेंट्रोस्फीयर, ये सेंट्रोजोम है। ठीक है, ये सेंट्रोजोम है। और यहाँ पे जब क्रोमोसोम्स और क्रोमैटिन मटेरियल जब खुलना चालू होता है, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है, तो ये क्रोमोसोम्स एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ज होने लगते हैं इस तरह से। और ये पॉइंट जो होता है ये सेंट्रोमियर की तरफ होता है, मतलब पहले पूरे में फैले हुए हैं, अब एक एंड्स पे जाके यहाँ पे सेंट्रोजोम के पास आके इकट्ठे होने लगते हैं, कुछ इस तरह से। ठीक है। अच्छा, इनमें ये जो क्रोमोसोम्स हैं, इनमें कुछ कुछ बीड लाइक स्ट्रक्चर्स देखे जाते हैं। इन बीड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं क्रोमोमियर, इस तरह से। और ये बीड लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ये बाद में जीन्स का फॉर्मेशन, या ये कह सकते हैं कि क्रोमोमियर्स ही बाद में जीन्स बन जाते हैं। ठीक, तो इसमें लिख लेते हैं इस पॉइंट को। क्रोमोसोम्स converge towards सेंट्रोसोम। ठीक है, एक सेंट्रोसोम कह सकते हैं, सेंट्रियोल कह सकते हैं, क्योंकि सेंट्रियोल तो उसके अंदर का ही पार्ट है। तो क्रोमोसोम यहां पे कन्वर्ज होते हैं सेंट्रोसोम की तरफ। बीड लाइक स्ट्रक्चर्स are present on chromosome these structures are called क्रोमोमियर। ठीक है, इन स्ट्रक्चर्स को क्रोमोमियर कहते हैं। ये बाद में जीन्स का फॉर्मेशन करते हैं। अच्छा, क्रोमोसोम्स जो होते हैं और क्रोमैटिन मटेरियल जो होता है ये सेंट्रोसोम की तरफ कन्वर्ज होता है, और ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का हो जाता है, मतलब नीचे से पॉइंटेड हो जाएगा और ऊपर की तरफ खुला हुआ रहेगा, तो ये बुके के जैसा दिखता है, इसीलिए इस स्टेज को कहते हैं बॉकेट स्टेज। दिस स्टेज इज ऑल्सो नोन एज बॉकेट स्टेज। ठीक है, बॉकेट वर्ड बोके से लिया गया है, बोके का फॉर्मेशन होता है, बोके लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसे बॉकेट स्टेज कहते हैं। तो ये हो गया लेप्टोनेमा और लेप्टोटीन के बारे में। फिर से एक बार समझते हैं इसको जल्दी से। प्रोफेज 1 का पहला पार्ट है, पहली स्टेज है लेप्टोटीन और लेप्टोनेमा। ये काफी कॉम्प्लेक्स होता है। प्रोफेज 1 जो होता है ये काफी कॉम्प्लेक्स स्टेज है। इसके अंदर हम पहला पढ़ते हैं लेप्टोटीन और लेप्टोनेमा। क्रोमैटिन मटेरियल का कंडेंसेशन हो रहा है, कंडेंसेशन के बाद थिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। इन स्ट्रक्चर्स को हम क्रोमोसोम कहते हैं। हालांकि ये क्रोमोसोम जो होते हैं ये क्लियरली विजिबल नहीं होते। ठीक है, क्रोमोसोम्स ये क्लियरली विजिबल नहीं होते, ये लिखा है अपन ने। क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ कन्वर्ज होने लगते हैं, और क्योंकि कन्वर्ज हो रहे हैं, एक्चुअली ये सेंट्रोसोम की तरफ कन्वर्ज होते हैं, और क्योंकि ये कन्वर्ज हो रहे हैं, ये स्ट्रक्चर जो है ये बोके टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, इसीलिए इस स्टेज को हम बॉकेट स्टेज कहते हैं।
ठीक, यहाँ पे बीड लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं, क्रोमोसोम में बीड लाइक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है और ये बीड लाइक स्ट्रक्चर्स को क्रोमोमेयर कहा जाता है, जो कि बाद में जीन्स का फॉर्मेशन या जीन्स के रूप में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये हमने पहली स्टेज देखी लेप्टोटीन। प्रोफेज वन की नेक्स्ट स्टेज आती है, सेकेंड स्टेज आती है जाइगोटीन और जाइगोनेमा। सेकेंड स्टेज है जाइगोटीन और जाइगोनेमा। इस स्टेज में, अब लास्ट स्टेज में जैसे हमने देखा लेप्टोटीन में कंडेंसेशन हो रहा था और क्रोमोसोम क्रोमैटिक मटेरियल खुलता जा रहा था, क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता जा रहा था। ठीक है, अब जो एक जैसे क्रोमोसोम्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स, इनकी पेयरिंग होती है। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट हम लिखते हैं, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस। Pairing of homologous chromosomes takes place. होमोलोगस क्रोमोसोम्स मतलब जो एक जैसे होते हैं, एक जैसे क्रोमोसोम की पेयरिंग होने लगती है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं साइनेप्सिस। साइनेप्सिस का मतलब होता है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अच्छा, इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग हो रही है, मतलब दो अलग अलग तरह के क्रोमोसोम्स की पेयरिंग हो रही है। इसमें एक क्रोमोसोम जो होता है ये मदर की तरफ से आता है, यानी ओवा से आता है, और दूसरा क्रोमोसोम जो होता है वो फादर की तरफ से यानी स्पर्म के थ्रू आता है। वन क्रोमोसोम कम्स फ्रॉम ओवा, ओवा मतलब ओवा वाला पार्ट, ओवम वाला पार्ट जो होता है, एंड अदर क्रोमोसोम कम्स फ्रॉम स्पर्म। ठीक है, ओवा की जगह अपन मदर भी लिख सकते हैं और यहां पे हम फादर भी लिख सकते हैं। तो होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग हुई, इसको अपन ने साइनेप्सिस कहा, और ये पेयरिंग में पेयर्ड स्ट्रक्चर जो है उसमें एक क्रोमोसोम मदर की तरफ से और दूसरा फादर की तरफ से। ठीक है, अब ये हो गया साइनेप्सिस वाला पार्ट। यहां पे जब पेयरिंग होती है क्रोमोसोम की, तो ये जो क्रोमोसोम्स पेयर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको हम कहते हैं बायोवेलेंट क्रोमोसोम्स, और टेट्राड भी इसी को कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ बायोवेलेंट क्रोमोसोम और टेट्राड ऑकर्स। बायोवेलेंट क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हुआ या टेट्राड का फॉर्मेशन हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक, ठीक है, ये दो क्रोमेटिड हो गए और दो क्रोमेटिड और, तो ये टेट्राड हो गया। ठीक है, ये दो क्रोमेटिड और ये दो क्रोमेटिड। हम नॉर्मली कैसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं क्रोमोसोम का, हम ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो ये एक्चुअली एक लाइन हो गई, ये एक लाइन हो गई ऐसी। तो यहाँ पे एक क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम, ये फिर ये फिर ये, तो टोटल यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम टेट्राड कहते हैं और इसी को हम बायोवेलेंट कहते हैं। ठीक है, ये दो हैं इसलिए बायोवेलेंट, और इसके आर्म्स जो हैं वो क्रोमेटिड जो हैं ये चार हैं, इसीलिए हम इसको टेट्राड कहते हैं। तो बायोवेलेंट और टेट्राड का फॉर्मेशन इस स्टेज में होता है, but are clearly visible in next stage। ठीक है, बायोवेलेंट क्रोमोसोम और टेट्राड का फॉर्मेशन तो होता है, पर ये स्ट्रक्चर अगली स्टेज में प्रॉपरली विजिबल हो पाता है, इस स्टेज में वो अच्छे से नहीं दिखाई पड़ता। ठीक है, तो ये हो गया जाइगोटीन और जाइगोनिमा के बारे में। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, देखिए क्रोमोसोम्स जब अरेंज होते हैं, पेयरिंग होती है यहाँ पे, तो ये जैसे ये क्रोमोसोम है
और जो दूसरा क्रोमोसोम है ये कुछ इस तरह से अरेंज होता है। मतलब इसकी आर्म्स देखा आपने, फ्यूज हो गई, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर किस तरह का दिखता है, जैसे जैसे मान लीजिए ये एक क्रोमोसोम हो गया, ठीक है, ये दूसरा क्रोमोसोम हो गया, मतलब ये दोनों बाइवेलेंट है। ये एक ये वाला पार्ट हो गया और दूसरा ये वाला पार्ट हो गया। तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखता है। मतलब ऊपर वाले जो आर्म्स हैं ये खुले हुए हैं और नीचे वाले आर्म्स जो हैं वो जुड़े हुए हैं, ठीक है। नीचे वाले आर्म्स जो हैं ये जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ ओवरलैप फॉर्म में है। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। तो अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स टेक्स प्लेस। साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन इस स्टेज में होता है, ये आप अच्छे से याद कर लीजिए। जाइगोटीन में साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए इज आल्सो फॉर्म्ड। तो ये हमने देखा जाइगोटीन स्टेज के बारे में, जाइगोनेमा के बारे में। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। फर्स्ट स्टेज जो थी, सबसे पहले हमने बात की थी जो प्रोफेज 1 का पार्ट है, लेप्टोटीन। लेप्टोटीन और लेप्टोनेमा हमने देखा कंडेंसेशन होता है क्रोमेटिन मटेरियल का। कंडेंसेशन के बाद थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं इनको हम क्रोमोसोम कहते हैं। इनमें क्रोमोमेयर यानी बीड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो जीन्स का फॉर्मेशन आगे जाके करते हैं। और क्रोमोसोम जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ कन्वर्ज हो जाते हैं, बोकेड स्टेज कहते हैं। अब क्रोमोसोम्स और खुले, और खुलने के बाद पेयरिंग स्टार्ट हुई। जो एक जैसे क्रोमोसोम है, एक जैसे कैरेक्टर वाले क्रोमोसोम है, वो आपस में पेयरिंग करेंगे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं साइनेप्सिस। इसमें से क्रोमोसोम अलग अलग, एक मदर से एक फादर से आता है, पेयरिंग होती है और बाइवेलेंट क्रोमोसोम का फॉर्मेशन। बाइवेलेंट क्रोमोसोम के लिए हम टेट्राड वर्ड भी यूज करते हैं, ठीक है। तो इस स्टेज में तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला, साइनेप्सिस पूछा जाता है कि साइनेप्सिस कहां पे होता है, तो आंसर है जाइगोटीन। दूसरा, बायोवेलेंट क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कहां पे होता है, तो आंसर है जाइगोटीन। पर ध्यान रखिएगा, बायोवेलेंट क्रोमोसोम और टेट्राड का फॉर्मेशन यहां पे हो रहा है, पर वो क्लियरली विजिबल अगली स्टेज में होंगे यानी पैकाइटिन में होंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया। अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये आपस में, मतलब पीछे की तरफ से एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग पार्ट शो कर रहे हैं। तो इस रीजन को हम कहते हैं साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। और साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स पूछा अगर जाता है किस स्टेज में बनता है, तो आंसर है जाइगोटीन। कुछ अमाउंट में डीएनए भी बनता है, बहुत कम ही सही, ना के बराबर ही सही, पर डीएनए का फॉर्मेशन थोड़ा सा होता है। तो ये हमने सेकेंड स्टेज डिस्कस की, जाइगोटीन और जाइगोनेमा। नेक्स्ट स्टेज हम पढ़ते हैं, तीसरी स्टेज प्रोफेज 1 की, जिसको हम कहते हैं पैकाइटिन। पैकाइटिन को थिक थ्रेड भी कहा जाता है। थिक थ्रेड इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये थिक थ्रेड के लाइक स्ट्रक्चर्स के रूप में दिखते हैं, थिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के रूप में दिखते हैं। Chromosomes are visible as thick thread-like structures. ठीक है। अब देखिए, क्रोमोसोम अगर एक जैसे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये दोनों क्रोमोसोम एक जैसे हो गए और ये दोनों क्रोमोसोम एक जैसे हो गए, ठीक है। पर ये दोनों अगर कंपेयर करें तो ये दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पे ये दोनों क्रोमोसोम और ये दोनों आर्म्स जो हैं ये एक जैसी है, यहाँ पे ये दोनों आर्म्स एक जैसे हैं, पर कंपैरेटिवली एक दूसरे के तो अलग अलग है, ठीक है। अब जैसे इसको हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड, ये कहलाता है सिस्टर क्रोमेटिड। और अगर अलग अलग हो गया
जैसे ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक, मतलब ये दोनों, या इसको अगर हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं, ये एक जैसे क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, और ये अलग अलग क्रोमोसोम्स हैं इस तरह से, तो ये दोनों आपस में नॉन सिस्टर हुए। अगर हम दोनों रेड की बात करें तो ये सिस्टर क्रोमेटिड हो गए, और अगर रेड और ब्लैक की बात करें तो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हो गए। पैकाइटिन स्टेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस देखा जाता है, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर takes place between two non-sister chromatids, ठीक है, दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रही है, मतलब आपको दिख रहा है यहाँ पे क्लियरली ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं, ब्लैक और रेड, इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रही है। और क्रॉसिंग ओवर होता कुछ नहीं है, क्रॉसिंग ओवर एक्चुअली जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, मतलब यहां से जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा, इधर जाएगा, या इधर का मटेरियल इधर जाएगा। क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या है? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्रॉसिंग ओवर एक ऐसा प्रोसेस है जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में, जिसमें जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज देखा जाता है, ठीक है, और क्रॉसिंग ओवर के कारण ही रिकॉम्बिनेशंस यानी नए स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस होते हैं। रिकॉम्बिनेशंस आर फॉर्म्ड ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स एक्चुअली में थोड़ा थोड़ा डिसॉल्व होना इस स्टेज में स्टार्ट कर देता है। इसके अलावा कुछ स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल इज फॉर्म्ड, ठीक है, एक नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर इस स्टेज में बनता है, उसको रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कहा जाता है, और एक एंजाइम की मदद से क्रॉसिंग ओवर होता है, उस एंजाइम को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेस। रिकॉम्बिनेस एंजाइम पार्टिसिपेट इन क्रॉसिंग ओवर, और इस स्टेज में साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स जो होता है वो घुलना स्टार्ट कर देता है। तो ये हमने देखा पैकाइटिन के बारे में। फिर से एक बार समझते हैं इसको थिक थ्रेड स्टेज कहते हैं क्योंकि क्रोमोसोम्स थिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में विजिबल होते हैं। दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, और क्योंकि जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है तो नए ऑफस्प्रिंग बनने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ये जो नए ऑफस्प्रिंग बनते हैं यानी जो पेरेंट्स के आइडेंटिकल नहीं होते हैं, इनको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट्स। तो रिकॉम्बिनेशंस यानी रिकॉम्बिनेंट्स का फॉर्मेशन, रिकॉम्बिनेशंस आर फॉर्म्ड ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। और रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल इस स्टेज में बनता है, एक नोड्यूल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, और क्रॉसिंग ओवर के दौरान रिकॉम्बिनेस एंजाइम पार्टिसिपेट करता है। साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स इस स्टेज के आखिरी में डिसॉल्व होना स्टार्ट कर देता है, ठीक। यहाँ पे रिकॉम्बिनेशंस की जगह हम रिकॉम्बिनेंट्स भी लिख सकते हैं। रिकॉम्बिनेंट्स मतलब नए ऑफस्प्रिंग जो बनते हैं उनके लिए टर्म यूज करते हैं, और रिकॉम्बिनेशंस मतलब जो नए कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं उनके लिए हम रिकॉम्बिनेशंस टर्म यूज करते हैं। तो ये हमने देखा। नेक्स्ट स्टेज अपन ने पढ़ी पैकाइटिन। इसकी अगली स्टेज हम पढ़ते हैं डिप्लोटीन।
डिप्लोटीन स्टेज में क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सेपरेट होना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अलग हो गया। अब जब साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम माने कि ये ऊपर वाले आर्म्स जुड़े हुए हैं, ठीक है, नीचे वाले वैसे जुड़े रहते हैं, समझाने के लिए इसको ऊपर वाले के रूप में हम बता रहे हैं। ये मान लीजिए ये ऊपर वाले पार्ट जैसे ये जुड़ा हुआ है, तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो अलग होना स्टार्ट करते हैं। ये क्रोमोसोम एकदम से अलग नहीं हो जाते हैं, ये क्रोमोसोम धीरे धीरे अलग होते हैं। जैसे ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बनता है, ये पहले धीरे धीरे अलग होना स्टार्ट होगा और फाइनली ये दोनों क्रोमोसोम्स ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके जुड़ेंगे। इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम कहते हैं कियाज्माटा। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन यहाँ पे स्टार्ट होता है और सेपरेशन के दौरान धीरे धीरे ये अलग होते होते एक पर्टिकुलर पॉइंट से आके जुड़ जाते हैं। इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम कहते हैं कियाज्माटा। तो कियाज्माटा का फॉर्मेशन जो होता है वो डिप्लोटीन स्टेज में देखा जाता है। तो सेपरेशन ऑफ homologous chromosomes takes place। अच्छा, जब पेयरिंग हो रही थी तो हमने साइनेप्सिस कहा था। अब जब सेपरेशन हो रहा है तो इसे हम कहेंगे डीसाइनेप्सिस। यानी डीसाइनेप्सिस होता है डिप्लोटीन स्टेज में। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं कि ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जुड़े रहते हैं। कॉल्ड कियाज्माटा। कियाज्माटा पे ये आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है, अब कियाज्माटा पे तो ये जुड़े हैं और कियाज्माटा के कारण मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके जुड़ गए। वैसे तो ये सेपरेट हो जाते हैं आगे जाके, पर कई ऑर्गेनिजम्स में ये क्रोमोसोम्स सेपरेट हो ही नहीं पाते। ठीक है, आपस में जुड़े ही रह जाते हैं। तो उस कंडीशन में बड़े साइज के क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन हो जाता है जिसे हम कहते हैं लैम्ब्रस क्रोमोसोम। याद होगा अपन ने क्रोमोसोम के दो टाइप, जो जाइंट क्रोमोसोम पढ़े थे उसमें दो टाइप पढ़े थे, उसमें से एक था लैम्ब्रस क्रोमोसोम। इन सम ऑर्गेनिजम्स में मेनली जो है एम्फीबियंस की बात करते हैं। दिस स्टेज लास्ट फॉर month or year and results in formation of लैम्ब्रस क्रोमोसोम। तो लैम्ब्रस क्रोमोसोम्स जो हैं ये एम्फीबियंस में होते हैं और कहां पे होते हैं? ऊ साइड्स में। ठीक है, एम्फीबियंस के ऊ साइड में, मतलब जो सेक्स सेल होती है ऊ साइड, उसके अंदर ये लैम्ब्रस क्रोमोसोम का फॉर्मेशन देखा जाता है। तो यहां पे साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है। साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स कंप्लीटली डिसॉल्व। ठीक है, तो इस स्टेज में ये होता है। अच्छा, जो कियाज्माटा होता है वो बिल्कुल एंड्स पे पहुंच जाता है, मतलब पर पहुंचना शुरू कर देता है, पर वो एंड्स पे पहुंचता है लगभग अगली स्टेज में। मतलब टर्मिनलाइजेशन जो होता है कियाज्माटा का पूरी तरह से अगली स्टेज में यानी डायकाइनेसिस में देखने मिलता है। ठीक है, तो ये डिप्लोटीन स्टेज हो गई। क्रोमोसोम्स का सेपरेशन यहाँ पे देखा जाता है, इसको डीसाइनेप्सिस कहते हैं। क्रोमोसोम्स कियाज्माटा पे आके अटैच्ड होते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म में जो एम्फीबियन के जो ऊ साइड्स होते हैं उसमें ये सेल महीनों तक सालों तक भी चलती है, ये स्टेज महीनों तक सालों तक बनी रहती है। तो उस कंडीशन में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो बड़े साइज के हो जाते हैं। तो ऐसे क्रोमोसोम्स को हम कहते हैं लैम्ब्रस क्रोमोसोम। साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स जो है वो इस स्टेज में आके डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने आज डिस्कस किया।
प्रोफेज 1 की कुछ स्टेजेस, प्रोफेज 1 की कुछ पार्ट को, इसमें अपन लास्ट स्टेज जो है डायकाइनेसिस और प्रोफेज 1 के बाकी पार्ट, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।